जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, शिखर आईएएस एकेडमी गाजियाबाद और आपके लाइफ मैनेजमेंट चैनल से डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्माण। डिसीजन मेकिंग लाइफ में हम हर समय करते हैं, एवरी टाइम। और डिसीजन मेकिंग हम सोते हुए भी करते हैं। कभी कभी स्वप्न में भी ऐसे स्वप्न आते हैं, इस तरह के ड्रीम्स होते हैं कि जब हम बाकायदा डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। डिसीजन मेकिंग डज नॉट मीन एवरी टाइम ए commercial decision making or any other type of decision making or administrative decision making. It is simply decision making. निर्णय का अर्थ है कि जब हमारे सामने विकल्प कई एक होते हैं तो हम कौन सा विकल्प चुनते हैं। कभी कभी हमारे सामने कोई ऑप्शन नहीं होता, देन देयर इज नो डिसीजन मेकिंग। तब तो हम बेचारा होते हैं। बेचारा, चारा मतलब ऑप्शन, विदाउट एनी ऑप्शन। तो याद रखिए, डिसीजन मेकिंग तभी होती है जबकि जो है आपके सामने कोई विकल्प होते हैं, हमारे सामने कोई विकल्प होते हैं, यानी ऑप्शंस आर देयर। इफ देयर आर ऑप्शंस देन आई हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन, देन दैट विल बी डिसीजन। व्हाइल चूजिंग बेस्ट ऑप्शन हम बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं, तमाम चीज़ों को देखते हैं। उसमें हमारे मूल्य काम आते हैं, तथ्य काम आते हैं, कानून काम आता है, वातावरण काम आता है, वर्स्टहन काम आती है। वर्स्टहन का मतलब अब तक जो हमने सीखा है उसके आधार पर जो कुछ हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, वट एवर इज अवर इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग, दैट इज कॉल्ड वर्स्टहन। इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग मैक्स वेबर का शब्द है ये। वर्स्टहन जर्मन का शब्द है। एक्चुअली इसे फर्स्टहन पढ़ना चाहिए, लेकिन चूंकि लिखा VERS जाता है तो हम लोगों की आदत पड़ी हुई उस तरह वी को वी बोलने की, वरना वी जर्मन में F होता है, फर्स्टहन। तो ये जो वर्स्टहन है हमारी वो। इसके अलावा हमारे डिसीजन में सिन निहित होता है। सिन का मतलब यहाँ पाप नहीं है, SINN है। और सिन का मतलब होता है जर्मन लैंग्वेज में वेस्टेड इंटरेस्ट, लोकस स्टैंडाई। हमारा कोई ना कोई अर्थ निहित होता है तो हम निर्णय निर्माण करते हैं। अगर हमारा कोई अर्थ निहित नहीं होता तो हम निर्णय निर्माण नहीं करते। जब हम प्रशासनिक कुर्सी बैठे होते हैं तो प्रशासन का अर्थ निहित होता है, प्रशासन का उसमें कोई अर्थ होता है, प्रशासन का कोई मंतव्य होता है, यानी सरकार का। तब हम सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। याद रखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग हम वैल्यू और फैक्ट के बीच में करते हैं। अल्बर्ट साइमन ने कहा हुआ है, वैल्यू और फैक्ट के बीच का मतलब हमेशा ये होता है कि हम एक विधि के दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए, पहले तो कानून का दायरा तय कर लेते हैं कि कानून के दायरे में रहते हुए निर्णय लेते हैं। फिर इसके बाद हम थोड़े मूल्य इस्तेमाल करते हैं, वैल्यूज़। याद रखिए, वैल्यूज़ कभी भी हम ऑब्जेक्टिवली यूज़ नहीं कर सकते। यानी अगर हमें जो करना है हम वही करेंगे, नियम जो कहता है हम वही करेंगे। इफ रिलैक्सेशन इज गिवन, ओनली देन रिलैक्सेशन कैन बी गिवन। इफ देयर इज नो प्रोविजन ऑफ रिलैक्सेशन देन वी कैन नॉट गिव। तो रिलैक्सेशन हम तभी देंगे, उसमें हम मूल्यों का काम कर सकते हैं, मूल्यों को, वैल्यूज को, भावनाओं को ध्यान दे सकते हैं। लव और हेट दो मुख्य वैल्यूज से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। किसी चीज़ को हम लाइक करते हैं, किसी को हम डिसलाइक करते हैं, यही लव और हेट होता है। तो ये कहा गया है संविधान में कि हम किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, इन सब के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये भेदभाव किए बिना जो डिसीजन होता है, दैट इज ऑब्जेक्टिव डिसीजन। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव डिसीजन जब हम करते हैं तो प्रशासन जो होता है, सरकार का क्या और कैसे होता है, यानी व्हाट एंड हाउ। व्हाट में हम कुछ नहीं कर सकते, जो किया जाना है वही होगा। इफ आई एम एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मैं उसी कैपेसिटी में बोल रहा हूँ। मैं IAS रैंक से रिटायर्ड हूँ, PCS अधिकारी में था, चार बार PCS मेरा सिलेक्शन हुआ था। फिर से बताना पड़ता है कि IAS की मेरी उम्र नहीं थी बैठने की उस समय जब मैंने एग्जाम दिया था। IAS रैंक से रिटायर हुआ। कोई भी PCS अफसर होगा तो उसका रैंक IAS के बराबर हो जाता है जब वो रिटायर होता है। तो जिंदगी में बहुत डिसीजन किए हैं, प्रशासनिक निर्णय। बाकी तो आप भी करते हो, हम भी करते हैं। प्रशासनिक निर्णय केवल प्रशासनिक अधिकारी ही करता है, उसी को पता है। एग्जाम में प्रशासनिक निर्णय आता है। एग्जाम में ये चिंता मत करिए कि 2 साल से नहीं आ रहा है, आएगा। रीज़न ये, जो सिलेबस में होता है, कभी इतिहास कम आता है, कभी भूगोल कम आता है, कभी फर्स्ट पेपर में कभी ज्योग्राफी कम आती है, कभी हिस्ट्री कम आती है। इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये सिंपली सिलेबस है तो पूरा करना है। मैं पूरा पढ़ाता हूँ सिलेबस। तो मैं बता रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर आई कैन टेल यू बेटर कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में हमें जो सरकार का क्या है, व्हाट ऑफ गवर्नमेंट, वो तो हम वही करेंगे जो करना है। यानी कि एक आदमी ने ऑफेंस किया है, मैं सेल्स टैक्स में रहा हूँ, कॉमर्शियल टैक्स जिसे कहते हैं, जो वैल्यू एडेड टैक्स, तो GST हो जाएगा अब। तो अगर उस आदमी पर जुर्माना लगना है, दिस इज व्हाट ऑफ गवर्नमेंट, ये है सरकार का क्या। यानी जुर्माना लगेगा। अगर वो बॉर्डर क्रॉस कर रहा था और उसके पास ड्यू बिल नहीं था, फॉर्म नहीं था, तो उस पर जुर्माना लगेगा।
अब उसमें आता है अप टू, जुर्माना कितना होगा, अप टू द वैल्यू ऑफ 40% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स, जो मेरे टाइम में हुआ करता था। मैंने 15 साल पहले नौकरी छोड़ दी। 40% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स असेस्ड बाई द ऑफिसर। इफ आई असेस द वैल्यू ऑफ गुड्स सपोज 1 लाख रुपीज, तो मैं 40,000 रुपए तक जुर्माना उस पर लगा सकता था। यहाँ पर 2 जगह है मेरी वैल्यूज की का परीक्षण होता है, टेस्ट होता है। अभी तो मैं वॉट पे चल रहा हूँ। वॉट क्या जुर्माना लगना है, क्या पक्का है लगना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कितना लगना है, 40% लगना है मैक्सिमम। अब मैं 39 लगा सकता हूँ, मैं 38 लगा सकता हूँ, मैं 1% भी लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे कारण देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट तक के डिसीजंस हैं कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे कारण बताना पड़ेगा कि क्यों। दूसरे पे मैंने 40 क्यों लगाया और इस पर मैंने 39 क्यों लगाया, 20 क्यों लगाया वगैरह। यहाँ पर हम प्रयोग कर सकते हैं अपने मूल्यों को। मुझे लगता है कि इस आदमी की बड़ी गलती नहीं है, धोखे में भटक के आ गया है, बॉर्डर क्रॉस कर गया, थोड़ी देर में दिल्ली से यूपी में प्रवेश कर गया। मैंने गाजियाबाद के बॉर्डर पर चीते की तरह छिपे हुए अधिकारी रहते हैं, दौड़ के दबोच लिया और पकड़ लिया उसको। उस बेचारी गलती इतनी थी कि रास्ता पूछते हुए इधर आ गया, भटक के आ गया सूर्यनगर में, और उसमें क्या कहते हैं राजेंद्र नगर में रास्ता पूछने लगा, बेचारे को पता ही नहीं था प्रॉपरली, पकड़ लिया। तो कह सकते हैं भाई चलो माफ तो नहीं कर सकते, क्या सरकार का क्या और कैसे, क्या का मतलब ये है यूपी के अंदर खड़ा है बिना बिल के, बिना फॉर्म के, बिना प्रॉपर ड्यू डॉक्यूमेंट्स के, तो पकड़ा जाएगा। नियम अगर ये कहता है तो पकड़ा जाएगा पक्के तौर पर। तो फर्स्ट थिंग डिसीजन मेकिंग में यही होगा कि जुर्माना लगेगा। अब कितना लगेगा, अगर मेरा डिस्क्रिशनरी पावर है तो मैं उस पर 40% ही लगाऊंगा, क्योंकि मुझे कारण बताना पड़ेगा मैं क्यों पचड़े में पड़ूं, मैं किसी को क्यों करूं। वैल्यूज होते हुए तमाम मैं सोचूं कि ये बिल्कुल बेचारा नादान है और ये है वो है ऐसा है, हाँ मैं कम कर सकता हूं। अगर मेरे में ये दम है कि मैं कारण बता सकता हूं प्रॉपरली तो बताऊंगा। मैंने बहुत बार लोगों को बिल्कुल जेन्युइन पाया तो मैंने सोचा कि इसको छोड़ दिया जाए, मैंने छोड़ा, जेन्युइन पाते हुए छोड़ा, रीजन लिखा, मैंने छोड़ दिया। कारण जुर्माना लगेगा तब जबकि मेंस रिया होगा। मेंस रिया का मतलब है कि दुर्भावना, इसको कहते हैं मेलाफाइडी। मेलाफाइडी अगर होगा तो जुर्माना लगेगा। मैंने कहा मेलाफाइडी ही नहीं है तो मैंने तो उसको भी धता बता दिया, उसको किनारे रख दिया कि जुर्माना लगेगा पक्के तौर पर। नॉर्मली हम क्या करते हैं, पहला जवाब जुर्माना लगेगा। आपको चूंकि केस नहीं पता, उसमें बताया नहीं जाता, जीएस के 4th पेपर में और जीएस और उसमें 2nd पेपर प्री में आईएएस के में ये बताया नहीं जाता डिटेल केस स्टडी। तो आपके सामने जितना केस है उसके अकॉर्डिंग आप पहले बात ये मान के चलेंगे कि दंड अगर है तो दिया जाएगा, जैसा केस हो। मतलब ये तो डिपेंड करता है इंडिविजुअल केस पर। एक्चुअली बुक्स में बहुत गलत लिखा हुआ है, जितने बड़े बड़े पब्लिकेशन उनकी किताबों में बहुत गलत लिखा, क्योंकि उनको लिखने वाले कभी प्रशासनिक अधिकारी हैं ही नहीं। उनको ये पता ही नहीं है कि प्रशासन में निर्णय कैसे लिए जाते हैं, प्रशासन के सिचुएशंस क्या होती हैं। वो सिचुएशन क्रिएट करने में लगे हैं और मोटी किताबें करने में लगे हुए हैं, अपने मन से ऑप्शन देते हैं, अपने मन से आंसर देते हैं, सब गलत होते हैं, बहुत सारे गलत हैं, बहुत सारे गलत हैं। ये केवल एक प्रशासनिक अधिकारी बता सकता है। आप किसी भी अपने रिश्तेदारी नातेदारी में कोई अधिकारी हो उससे पूछ लीजिए कि सर इस सिचुएशन में आप लोग क्या करते हैं, आप देखेंगे आंसर उस किताब का गलत मिलेगा। रीजन ये कि ऑफिसर जो करता है वो डिफरेंट करता है। आप इस बात मत जाइए कि ऑफिसर बहुत घूसखोर होते हैं, कि बहुत ही बेईमान होते हैं, फलाना होता है, ढिमाका होता है। देखिए यहाँ पर बात थ्योरेटिकल हो रही है। थ्योरेटिकली आप किसी से पूछेंगे तो वो थ्योरेटिकली आपको करेक्ट ही बताएगा, हमेशा गलत नहीं, कोई गलत नहीं बताएगा। तो ये एक्चुअली प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा सब्जेक्ट है जिसको वही जानता है जो है एडमिनिस्ट्रेशन करता है, और ये कंपलसरी आता है। ये नहीं, मैं पब्लिक एड की बात नहीं कर रहा हूँ सब्जेक्ट की, मैं बात कर रहा हूँ जनरल स्टडीज की, पेपर 4th की, उसके अंदर भी आता है। आप पढ़िए तो पिछले पेपर SBBNR फार्मूला मेरा देखिए तो। और उसके अलावा जो है प्री के अंदर 2nd पेपर में जिसमें आपको क्वालिफाई करना होता है, जिसमें आप रीजनिंग, मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री, बूलियन अलजेब्रा और वो ज्योमेट्री पढ़ते हैं, जो कि कतई सिलेबस में नहीं है, जिसको जो आपको गुरुदेव पढ़ा रहे होते हैं बहुत सारे, वो सब पढ़ते हैं आप जो है। तो पहले देखिए तो डिसीजन मेकिंग क्या है। डिसीजन मेकिंग के अंदर पहली बात ये जुर्माना लगेगा। दूसरी बात ये जुर्माना माफ किया जा सकता है अगर स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है। बिल्कुल मैं बताऊं कि मैंने एक बार देखा कि किन्हीं अधिकारियों ने मेरे ही ड्यूटी के उन लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें नियोडमियम के स्पीकर से, नियोडमियम था, स्पीकरों में यूज़ होने लगा था उस ज़माने में, और जो मैग्नेटिक जो मटेरियल जो है, तो उन्होंने कहा कि ये नियोडमियम है, ये मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। उन्होंने उस चेक किया, पकड़ा, उन्होंने कहा ये तो मैग्नेट से नीचे पकता, फलाना नहीं, कुछ ऐसा मामला था। मैं डिटेल नहीं बता रहा यहाँ पे, कुछ ऐसा मामला था कि उन्होंने नियोडमियम को, वो जानते ही नहीं थे कि नियोडमियम क्या होता है,
और ये स्पीकर में भी यूज़ होता है। उन्हें ये पता था ज़्यादा से ज़्यादा कि आयरन इस्तेमाल होता है स्पीकर्स में। मुझे पता था कि नियोडिमियम के स्पीकर बनने लगे हैं। बॉस तब भी बनाता था नियोडिमियम के। वो बॉस तो मेरा सपना था जमाने से, मैं ले नहीं पाया था उस जमाने में, तो मुझे पता था कि बॉस में क्या होता है। तो मुझे पता था कि नियोडिमियम से स्पीकर बनते हैं। मैंने देखा, मैंने कहा जेन्युइन व्यापारी गलत नहीं कह रहा है, स्पीकर के पार्ट हैं वो एग्जैक्टली सही है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैंने उनका पकड़ा हुआ छोड़ दिया। वो चिल्लाते रहे बाद में कि वो क्यों छोड़ दिया और इससे तो जुर्माना मिल जाता। मैं क्यों मिल जाता भाई, उसकी गलती क्या है? प्रॉपरली वो ला रहा है, उसका माल प्रॉपर है, बिल्कुल मैं छोड़ सकता हूँ। देखिए, अगर उसका कोई गलती नहीं है तो उसको छोड़ा जा सकता है। अगर उसकी गलती है ओकेजनल तो उस पर मिनिमम जुर्माना लिया जा सकता है। ध्यान दीजिए, अगर उसने गलती की, उसने रास्ता पूछने के लिए भटक के आ गया बॉर्डर के अंदर, जुर्माना तो पक्का लगेगा। गलती कर दी है लेकिन अनजाने में की है, मेंस रिया नहीं है उसका, दुर्भावना नहीं है, तो दुर्भावना नहीं है तो जुर्माना लगेगा, लेकिन मैं उसको कम जुर्माना ले सकता हूं। अब एक बात और आती है, ऐसा ही एक व्यापारी पकड़ा जाता है जो कि जबरदस्ती अंडरविलिंग कर रहा है। एक इन्वर्टर बनाने वाली कंपनी, आज भी मजाक हो जाती है इस बात की, 3 रुपए के वोल्ट मीटर, 3 रुपए के एम्पियर मीटर दिखा रहे थे, 3 रुपए का। तो अंडर बिलिंग थी, क्लियर कट। एक टेम्पो माल लदा हुआ था, टोटल माल जो है 1800 रुपए का मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। तो कि सर मैं तैयार हूं देने के लिए जुर्माना 1800 रुपए का 40%। मैंने कहा नहीं, ऑफ दैट वैल्यू विच इज असेस्ड बाई मी, आई एम द असेसिंग ऑफिसर, सो 40% में तो कमी होनी ही नहीं है। जुर्माना तो लगेगा ही, आपके साथ बिल नहीं है, फॉर्म नहीं है, जो भी है, लेकिन जो आप कच्चा पर्चा लिए हुए 1800 रुपए का, ये विश्वसनीय नहीं है। कोई भी एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर 3 रुपए का नहीं आता, जो भी साल वो था उस साल में भी नहीं आता था। तो मैंने कहा नहीं, एसएस मैं करूंगा, बाजार से पता कराऊंगा। मार्केट से मैंने पता करवाया तो 35 रुपए के निकले। अल्टीमेटली मैंने उसी रेट से लगा के असेसमेंट किया, असेसमेंट करके जुर्माना लिया। देखिए, हम वही करेंगे जो जायज़ है, उसी को करना पड़ेगा। तो डिसीजन मेकिंग में आपको हमेशा याद रखना, जो मैं पिछले वीडियोस में एक सूत्र बता चुका हूं, दैट यू आर ए फियरलेस एंड ऑनेस्ट ऑफिसर। आपको डरना नहीं है किसी से, आपको भयभीत नहीं होना। अब यहां पर मेरे एक वीडियो पे कई लोगों ने आपत्तियां भी की और ब्लॉक भी हुए 1-2 लोग इस चक्कर में कि बिना मतलब की बात कर रहे हो। आप मुझसे पूछ सकते हैं, आर्ग्यू नहीं कर सकते, बिकॉज यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट दैट थिंग। आप पूछ सकते हैं कि सर ऐसे में क्या है ना, आप आक्षेप नहीं कर सकते मेरे ऊपर, आप मुझे जो है आर्ग्यू नहीं कर सकते। अभी आप बच्चे हैं मेरे लिए और मैं बच्चों की तरह ही मान के आपको बता रहा हूं, इसलिए मुझसे पूछो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आर्ग्यू करेंगे, कटाक्ष करेंगे और गलत बताएंगे तो अभी आपकी हैसियत नहीं है कि आप मुझे गलत बता सकें। मेरे बॉसेस ने मुझे गलत नहीं बताया, गवर्नमेंट ने मुझे गलत नहीं बताया, तो आप क्या बताओगे? इसलिए जो मैं बता रहा हूं उसको चुपचाप सुनो, समझो कि क्या किया जाता है। मैंने एक केस बताया था कि कहीं मैंने कोई ट्रक पकड़ा और वो कोई नेताजी आ गए, उन्होंने, उनके गनमैन ने आके घेर लिया और भला ना किया, ये किया, उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाने दूंगा और मैं जुर्माना नहीं दूंगा, तो मैंने छोड़ दिया। कोई अपराध थोड़ी है कि मैंने छोड़ दिया। मेरे डिपार्टमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस में है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो मैं उसका नंबर नोट करूंगा और उसको इन्फॉर्म कर दूंगा अपने सीनियर्स को, दे विल सी द मैटर। आई एम नॉट एम्पावर्ड ऑफ दैट लेवल। मैं कोई यमराज थोड़ी हूँ, किसी को पकड़ के भैंसे भी चढ़ के जा रहा हूँ, किसी को पकड़ के उसकी जान निकाल के ले आऊंगा, या मैं शहीद होने के लिए गया हूँ। डिपार्टमेंट कभी नहीं कहता मेरा कि आप शहीद हो जाओ, किसी का डिपार्टमेंट कोई नहीं कहता कभी कि आप शहीद हो जाओ। किसी आईपीएस से उम्मीद नहीं की जाती कि वो ट्रक पे चढ़ के, ट्रैक्टर पे चढ़ के जाएगा, या किसी एडीएम से ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो जो है मिट्टी के तेल के जो माफिया है उससे डायरेक्ट भिड़ जाएगा सीधे। बहुत बड़ी पावर होती है और जब ऐसा होता तो दुर्घटनाएं होती हैं। दुर्घटनाएं अवॉइड करनी होती हैं। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो पकड़ेगा कौन? ये बिल्कुल लीगल है। अगर ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कॉम्बैट की, तो हमारे साथ इतनी पुलिस नहीं होती कि हम कॉम्बैट कर सकें, कि उनके आमने सामने जो है सीधे इधर से फायरिंग उधर से फायरिंग, ये सब होती है, वो भी होती है कभी कभी। यहाँ नोएडा में हुई है मेरे साथ में, फायरिंग करवाई है जम के और सारी चीज़ हुई है, बट दैट सिचुएशन वॉज इनएविटेबल। वो करा सकते हैं उस समय, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी नहीं थी। नेताजी आए, नेताजी आके उन्होंने दिखाया, अपना दमखम दिखाया, ले गए, कोई बात नहीं। आपको नहीं पता अभी कि सेक्शन 28A क्या होता है, कि 13A, 31A, 13A क्या होता है और क्या चीज़ें होती हैं, 41(7) क्या होता है, 41(3) क्या होता है, सब चीज़ें आपको नहीं पता है। मैं कहाँ तक समझाऊंगा आपको? इसलिए मेरे कहे में विश्वास करके चलिए। बेमतलब के मुंह बजाना तो सभी को आता है, इसलिए ऐसी बातों से कोई लाभ नहीं है। मुझे पता है कि वो मामला किस चीज़ का था, वो मामला जिस सेक्शन का था, उस सेक्शन मुझे पकड़ना जरूरी नहीं था, इन्फॉर्मेशन जरूरी थी। आई टुक दैट इन्फॉर्मेशन। आपको नहीं पता कि एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन से करोड़ों की डीलें, करोड़ों के टर्नओवर, करोड़ों के स्कैम पकड़ में आ जाते हैं। मैंने पकड़े हैं। हिंडाल्को लिमिटेड एल्युमिनियम से भरा हुआ ठेला पकड़ा था। ठेला जानते हैं, 4 पहिए का ठेला, जिसपे एल्युमिनियम की शीट लदी हुई थी, साहिबाबाद जा रही थी। कितनी कीमत होगी उसकी? उस जमाने में उसकी कीमत मुश्किल से मुश्किल 3-4 हज़ार रुपए थी। जुर्माना भी लेता तो 1200 रुपये जुर्माना होता, नथिंग। जुर्माना तो खैर लेना था, ले ही लिया गया।
या नहीं लिया गया होगा, मुझे याद नहीं है। 5,000 से नीचे के सामान पर जुर्माना भी नहीं लिया जाता था, अब नियम शायद बदल गए होंगे। तो लेकिन सूचना बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने सूचना ली उससे कि ये कहाँ जा रहा है, कहाँ से आया है। उस ठेले वाले के साथ एक स्कूटर वाला चल रहा था, उसने ऐसी बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेशंस दी कि मुझे पता लगा कि हिंडाल्को लिमिटेड में बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ चल रही हैं। हिंडाल्को लिमिटेड इतनी बड़ी कंपनी, मैंने हिंडाल्को के माल पे ध्यान देना शुरू किया जो इन्फॉर्मेशंस मिली, और हिंडाल्को के यहाँ रेड हुई ज़बरदस्त, और 40 करोड़ या कितना एविजन पकड़ा गया। मेरे डिपार्टमेंट के सीनियर्स को मैंने सूचना दी। मैं फाइल देने गया था यहाँ से हापुड़, सारी फाइल लेके हापुड़ से ट्रेन जाती थी जिसमें वो लोग जा रहे थे, और मुझसे फाइल मंगाई थी कि दीक्षित तुम फाइल दे जाओ मुझे आके जो तुमने पकड़ा है। और उसके बाद मुझे शाबाशी मिली थी सरकार की इस बात पर कि तुमने बहुत अच्छा पकड़ा है। और उसको जो है वो उन लोगों ने रणकूट जाकर हिंडाल्को फैक्ट्री लिमिटेड में रेड किया पूरा, और मुझे जहां तक याद है आज वो हो गई बात 93 की, और उसमें 40 करोड़ का एविजन पकड़ा गया था। ये आपको क्या पता अभी कि क्या होता है? मैं जो बताता हूँ चुपचाप ग्रहण करो, उसको समझो कि क्या होता है क्या नहीं होता। बहस करने की, आलोचना करने की अभी हैसियत नहीं है बहुत लोगों की, जो बिना मतलब के करते हैं इस तरह की चीजें। ये आपको एक वो अधिकारी बता रहा है जिसने 15 साल पहले नौकरी छोड़ दी है, वो बता रहा है। तो इसलिए कोई शेख ही नहीं है। दिस इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होता है ना? ज्यादातर बहुत सारे अधिकारी ऐसे होते हैं कि वही 1200 रुपए की रसीद काट के अपने को बहुत बड़ा तीरंदाज समझते हैं, ये सोचते हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। दिस इज कॉल्ड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ऑफ अवर डिपार्टमेंट। ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच होती है जो SIB का कार्य करती है, जिसके अंदर जिसका नाम ही SIB होता है। ये हमारे यहाँ की SIT की तरह से है। तो ये ऐसी ब्रांच होती है कि जड़ खोद लेती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या निकाल लेती है। तो डिसीजन मेकिंग ये होती है कि हमें ये देखना है कि रेवेन्यू कहाँ ज़्यादा मिलना है। रेवेन्यू वो ज़्यादा था कि ये ज़्यादा था। अगर हम 1200 छोड़ भी देते, अगर हमें इन्फॉर्मेशन मिली हुई है तो देखिए, याद रखिए, मैंने 3 बातें बताई। पहली बात तो अगर ऑफेंस है तो अपराध है तो जुर्माना होगा। सज़ा हम लोग नहीं करते, क्वासी जुडिशियल ऑफिसर सज़ा नहीं करते हैं, जुर्माना लेते हैं, तो जुर्माना देना पड़ेगा। अगर उसमें बिल्कुल गलती नहीं है, धोखे में हो गया है, तो जुर्माना माफ़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इतनी गलती है कि जुर्माना देना पड़ेगा तो जुर्माना लगेगा, लेकिन कम कर सकते हैं। लेकिन अगर शातिराना हरकत है तो हम असेसमेंट भी करेंगे उसका। अगर ये हरकत है कि जानबूझ के किया जा रहा है, अंडर बिलिंग की जा रही है, मैंने देखा, आपको नहीं पता कि क्या क्या होता है दुनिया में। जब 10,000 रुपये का टीवी बिकता था बाजार में, उस वक्त टीवी की बिलिंग कितनी की होती थी? 2200 रुपये की, 1700 रुपये की, 1500 रुपये की। आपको पता है कि जब जूते जिस समय 200 रुपये के बिका करते थे, आजकल तो भाव आसमान छू रहे हैं, जो लोग चेकिंग करते हैं वही बताएंगे। 200 रुपये का जूता जब मार्केट में होता था बढ़िया वाला, उस वक्त जो है उसकी बिलिंग कितने की होती थी? 3 रुपये की, 3 रुपीज़। कितना चूना लगाते हैं लोग। ये है निजी नैतिकता, प्राइवेट एथिक्स। क्योंकि 3 रुपये पे टैक्स दे दिया तो वह टैक्स पेड हो जाता था। दैट वॉज नॉट वैल्यू एडिड टैक्स। उस वक्त VAT नहीं था कि हर वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगेगा, इसीलिए तो लगाया गया। जब चोर लोग टैक्स के चोर अति कर देते हैं तो भगवान अवतार लेते हैं और 500 और 1000 के नोट बंद कर देते हैं। सीधी सीधी बात ये, जो बात आ गई वही बात है। मैं मोदी को भगवान नहीं कह रहा हूं, लेकिन भगवान देख रहे हैं। लक्ष्मी जी इस बार बहुत नाराज हैं। इतने पटाखे छुड़ाए हैं दुष्टों ने, इतने ज्यादा पटाखे छुड़ाए हैं कि मेरे दिल से बद्दुआ निकली कि इतना ज्यादा पटाखे छुड़ा के आप ध्वनि प्रदूषण, वायुमंडल प्रदूषण सब कुछ कर रहे हैं। भगवान इनको देखेगा जरूर। भगवान देख लिया। सारे लोग मरे पड़े हैं इस समय, जो हालत खराब पड़ी हुई है बुरी तरह से। 500-1000 की नोट ये बैंक में जमा करेंगे? इनकी औकात है बैंक में जमा करने की? ये बैंक में जमा नहीं कर पाएंगे कभी भी जिंदगी में। जमा करेंगे, इनकम टैक्स पकड़ के गला इनको निचोड़ देगा और ये कहेगा आए कहाँ से तुम्हारे पास मान्यवर, पैसे कहाँ से आए, कहाँ से आए, पहले इधर बैठो आके, पहले ब्लैक लिस्ट में आके। ये इनका हाल होने वाला है। ये जो पटाखे फोड़ रहे थे ना लाख लाख रुपए के, इनको पता चलेगा अभी। अब नोट जलाएं, अगर हौसला है इनमें, औकात है अगर इनकी, तो नोट जला के दिखाएं रोजाना। दिवाली में, होली में नोट जलाएं, अभी होली आने वाली है, नोट जलाएं, तब पता चलेगा इनको। ये देश के दुश्मन जो हैं इनके लिए बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया लाजवाब हुआ है। थोड़ी सी कठिनाई हम लोग झेल लेंगे, परेशान हो लेंगे, लेकिन इन दुष्टों को तो सबक मिला कम से कम। ये देश को सब खाए जा रहे हैं घून की तरह। आतंकवादियों का साथ देते हैं, दुनिया भर के व्यापारियों का साथ देते हैं, विदेशी लोगों को पैसा पहुंचाते हैं, पता नहीं कहां कहां क्या क्या करते हैं। इन लोगों में नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। सिलेबस में है प्राइवेट एथिक्स एंड गवर्नमेंट एथिक्स। यस, गवर्नमेंट इज एथिकल। अब भी नहीं दिखाई दे रहा गवर्नमेंट एथिकल है। क्या मिल रहा है सरकार को इसमें? पब्लिक पॉलिसी, एवरी पब्लिक पॉलिसी, चाहे जौन सी गवर्नमेंट हो, लेकिन गवर्नमेंट एथिकल होती है। पार्टी से मुझे कोई मतलब नहीं है, व्यक्ति और सरकार से मतलब होता है। कुछ व्यक्ति महत्वपूर्ण होते हैं और कुछ सरकार महत्वपूर्ण होती है, पार्टी से नहीं इंपॉर्टेंट होती है। तो सरकार हमेशा नैतिक होती है। ये सरकार में जो काम करते हैं लोग, अधिकारी
और नेता, मिनिस्टर, फलाने ढिमाके अनैतिक तो ये होते हैं, हम लोग होते हैं। यहाँ से जाते हैं समाज से अनैतिकतापूर्ण इरादे लेके कि जाएंगे आईएएस की तैयारी करना है, ये करना, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, दोहराऊंगा नहीं, जाऊंगा करोड़ों कमाऊंगा जाके, इसलिए जा रहे होते हैं। ऐसे लोग सेलेक्ट नहीं होते हैं। ये तो बाद में की बात अलग है, ट्रैप में फंस गए, क्या करने लगे क्या नहीं करने लगे। सेलेक्ट परफेक्ट पर्सन होता है, परफेक्ट इंसान सेलेक्ट होता है हमेशा। तो याद रखिए, निजी नैतिकता तो कोई नैतिकता ही नहीं है, कितनी मिलावट है। मैं तो इस विषय बोलता नहीं हूँ, इसलिए नहीं बोलता हूँ कि मैं क्रोध को प्रकट नहीं होने देना चाहता। जब निजी नैतिकता की बात आती है, प्राइवेट कंपनियों की नैतिकता, तो मेरा खून खौल जाता है। मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैं इतने साल से सेल्स टैक्स में कंपनियों को ही देख रहा हूँ, मैं छुटवैयों को देखता नहीं हूँ, कंपनियों को ही देख रहा हूँ इतने साल से। और मुझे खूब पता है कितने नैतिक और कितने अनैतिक हैं, कौन कितने पानी में है, हर चीज़ पता है मुझे। सारी इनकी नैतिकता के कच्चे चिट्ठे मेरे सामने हैं। अब ये लोग ये कहें इनमें से कोई कि हाँ आप लोग कौन से दूध के धुलो, बिल्कुल नहीं है। मैं तो खुद कह रहा हूँ, डिपार्टमेंट कौन सा दूध का धुला है, डिपार्टमेंट्स में तो बिल्कुल नहीं है, मैंने छोड़ ही दिया। इसीलिए डिपार्टमेंट कौन से दूध के धुले हैं तो सब समाज के ही, कंपनी वाले हों, चाहे सरकार में लोग हों, चाहे डिपार्टमेंट के हों, चाहे कोई भी हो, सब कोई दूध का धुला नहीं है। लेकिन जब दूध के धुले नहीं है तो सबने नोट ले रखे हैं 500,000 के, मजे आएंगे सबके। अब जो है जलाओ बेटा होली, देखें कितना तुम बैंक में जमा करते हो, हम भी देख लेते हैं कि अभी सामने आगे आ जाएगा, बैंक में कितना जमा करते हो जरा देखें तो, कितना बैंक में जमा होता है। हाँ, सीए का बिजनेस बढ़िया चलेगा इन दिनों, लोग सीए से फाइलें बनवाएंगे, इनकम टैक्स का काम बढ़ेगा, ये होगा। वकीलों का काम, जो इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करते हैं उनका काम बढ़ेगा, जो ब्लैक को व्हाइट करने का धंधा करते हैं उनका काम चटकेगा, सोने के भाव बढ़ेंगे, सोने में लोग कमीशन लेंगे, पुरखों का जेवर दिखाएंगे अंधाधुंध, उस पुरखों के जेवर से संपत्ति दिखाएंगे, बैक डेटिंग करेंगे कि पुरानी डेट में इन लोगों ने ऐसा किया, उसको व्हाइट करेंगे, व्हाइट करके बैंकों में जमा कराएंगे, ये सब करेंगे, फाइलें बनवाएंगे, घूसखोरी करेंगे, कराएंगे, ये सारा काम बढ़ेगा। घूस लेने में भी आदमी डरेगा, भैया घूस दो लेकिन 100 के नोट में दो। ये समस्या आएगी। लेकिन एक बात जान लीजिए, बहुत खुश होने की जरूरत नहीं। ये निष्कर्ष अभी तक आपको मेरे ख्याल से टीवी पे नहीं दिख रहा है कहीं, जो मैं बता रहा हूँ। नए नोट आते ही, जब नए नोट आ जाएंगे तो घूसखोरी फिर नए नोटों में शुरू हो जाएगी। क्या बिगड़ा हुआ है यार, घूसखोर को क्या चिंता है, रेट बढ़ा देगा, कहेगा मेरे इतने नोट बर्बाद हो गए, कहाँ से वसूलूंगा, जनता से ही तो वसूलूंगा। जिस आदमी का, जिस अधिकारी का रेट 10,000 था वो 20 कर देगा, आदमी को काम कराना देगा, कहेगा भैया देखो पिछले नोट जल गए, 2 करोड़ के जला के आया हूँ, वसूलूंगा, साल भर में टारगेट है मेरा, वो 2 करोड़ तो पहले वसूलना है। बिल्कुल इतने बेशर्म हैं, बिल्कुल इतने बेशर्म हैं। कहेंगे पब्लिक से कि ये घाटा हो गया मेरा, और नए नोटों में आराम से घूस फिर ली जाएगी। ये चिप वगैरह की बात अभी ऑथेंटिक नहीं है। अगर चिप की बात बढ़िया है फिर तो मजे आ जाएंगे, बहुत बढ़िया बात, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ अगर ये चिप उसमें आती है 2000 के नोट में, और जिसमें बताया जा रहा है, आई विल बी वेरी हैप्पी कि अगर ऐसा हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ सोची तो किसी में ज़बरदस्त है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। तो अगर ऐसी चीज़ होती है तो बहुत आनंद की बात होगी। तब तो इसमें भी घबराएंगे। तो आपको पता है क्या करेंगे लोग, शेयर लेंगे, कंपनियों में शेयर लेंगे। अभी भी डिपार्टमेंटों में घूसखोरी शेयर में होती है, शेयर दिलवा दो, कंपनी वाले शेयर दे देते हैं, स्वीट शेयर बेच देते हैं, फलाने पर दुनिया भर के धंधे चलते हैं। अभी आपको पता क्या घूस की दुनिया कितनी गहरी है, अभी मालूम क्या है। तो इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं कि इनका कारोबार बंद हो। हाँ, एक झटका लगा है, जोल्ट लगा है जबरदस्त, और उसमें गड्ढे में पैर गया है इनका। थोड़ा आनंद अभी हम लोगों को तो आएगा कि, और इनकी जान सांसत में रहेगी, धीरे धीरे बेचारे दिल के धक्के से उभरेंगे। नर्सिंग होम्स में तो अभी चल ही रहे हैं फिलहाल, जो लोग भर्ती हो गए होंगे, अटैक वटैक जिन्हें पड़ गया होगा, तो वो तो अभी देखते हैं क्या होता है उनका जो है। नर्सिंग होम्स तो ले ही रहे हैं फिलहाल नोट जो है। और पुराने नोटों को जलाने के लिए पेट्रोल पंप वाले भी पेट्रोल भी दे देंगे, पुराने नोट जलाने में आसानी रहेगी, पेट्रोल पंपों से पेट्रोल लें पुराने नोट देके, और पुराने नोट जलाएं वगैरह वगैरह, करें सब सारा होगा। लेकिन ये वसूला जाएगा पब्लिक से ही लिया जाएगा, नए नोटों में जो भी होगा, जैसे भी देखते हैं आगे क्या क्या होता है। बहरहाल स्टेप सरकार का बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है, बहुत लाजवाब है। तो और बिल्कुल एक आम आदमी के नाते मैं ये कहना चाहूँगा, ज़रूर कहूँगा, आपको भी यही समझना चाहिए, ऐसे स्टेप्स ज़बरदस्त होने चाहिए, एकदम होने चाहिए ऐसे ही स्टेप। एक बड़ा मजाक मैंने सुना कि जिसकी जितनी हैसियत होती है उतना ही करता है। कांग्रेस ने चवन्नी बंद की थी, मोदी ने 2000 के नोट, 1000 और 500 के नोट बंद किए। मजाक भी चरम सीमा के हैं, बहुत मज़ा आता है पढ़ के। तो इसलिए ये भी एक बड़ा अच्छा मजाक था कि उन्होंने चवन्नी बंद की, इन्होंने ये किया। तो एनीवे, फिर भी आनंददायक तो स्थिति है फिलहाल, थोड़ी तकलीफ रहेगी थोड़े दिन,
क्योंकि 100 के नोट की कोई वैल्यू नहीं थी, जेब में 500 के लोग रखा करते हैं थोड़े बहुत खर्चे चलाने के लिए, तो नॉर्मल से रहते हैं। बट चलो थोड़े बहुत दिन की तकलीफ है, आदमी जिसको नहीं देंगे तो वो भी यही सोचेगा भाई मजबूरी है प्रॉब्लम है, नाते रिश्तेदारों के जाएंगे हाथ जोड़ लेंगे, चलते समय कुछ ना देंगे ना लेंगे, मिठाई उठाई नहीं ले जाएंगे और क्या करेंगे, तो यही सब चलेगा थोड़े दिन। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो डिसीजन मेकिंग का मैंने आपको सूत्र बता दिया, इस सूत्र को ध्यान रखिएगा, इस सूत्र को एक जगह जगह काम आएगा आपके, कि हम केवल तथ्य के आधार पर निर्णय लेते हैं, कानून के आधार पर निर्णय लेते हैं, मूल्यों के आधार पर छोड़ नहीं सकते हैं, मूल्य व्यवहारात्मक होते हैं। याद रखिए, मूल्य में हम कैसे को प्रभावित कर सकते हैं। कैसे, कैसे का मतलब है प्रक्रिया। मेरे सामने एक सज्जन आए, उनका एक सिनेमा प्रोजेक्टर पकड़ा गया था, उन्होंने बड़े दुखी भाव से टहल रहे थे, मैंने बुलाया, मैंने बताइए क्या बात है आपकी, परेशान क्यों? बोले सर यहाँ कौन सुखी आदमी आता है, सब परेशान ही तो आते हैं। हमने बिल्कुल सही बात है, हमारी मजबूरी है कि हमारी नौकरी भी जल्लादी की है, हम पकड़ते हैं और रगड़ के टैक्स वसूल करते हैं। लेकिन बैठने में क्या जाता है, यहाँ बैठिए थोड़ी देर, आप टहल रहे हैं बाहर, हमारे सामने सीटें खाली हैं, थोड़ी देर बैठिए हमारे ऑफिस में। ठीक है साहब, बैठने का कोई टैक्स तो नहीं देना पड़ेगा? हमने कहा नहीं भैया कोई टैक्स नहीं, हम आपको चाय भी पिलाएंगे। अरे ठीक है सर पिला दीजिए चाय, बहुत देर से परेशान थे। बैठे, चाय वाय पिलाई, बातचीत हुई, पता चला मेरा ही केस है, मुझी को जुर्माना लगाना है उनके ऊपर। बहुत सारे अधिकारी बैठते हैं तो उसमें मैं भी था, परिचय भी निकल आया, रिश्तेदार निकल आए, फरकाबाद के रहने वाले थे, रिश्तेदार निकल आए। अल्टीमेटली मैंने कहा जुर्माना तो लगाना पड़ेगा, मजबूरी है, कोई चारा नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं सर, वो आपकी मजबूरी है, जिम्मेदारी मेरा, लेकिन दिल का बोझ कम हो गया। अफसर अच्छा व्यवहार भी करते हैं, रिश्ता तो बाद में निकला, परिचय तो बाद में निकला, लेकिन अफसर अच्छा व्यवहार भी करते हैं, ये जान के अच्छा लगा। ये कॉम्प्लीमेंट किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको किसी को जुर्माना ही लगाना है, किसी के खिलाफ कार्रवाई ही करनी, तो आप बिहेवियर तो अच्छा कर सकते हैं कम से कम, अगर अच्छा व्यवहार करते हैं। यही मूल्य हैं। हर्बर्ट साइमन यही कहते हैं कि मूल्य और तथ्यों के बीच में करें, यही बात है। लोग सोचते हैं कि ऐसे करें कि इधर मूल्य है इधर तथ्य, यहाँ पॉइंटर खिसका दिया, मूल्य बढ़ गए तो तथ्य कम हो गए, यानी कानून कम हो गया। ऐसा नहीं होता। ये पॉइंटर ऐसा है, नीचे से ऊपर दो पॉइंटर चल रहे हैं, वैल्यू भी ज़्यादा, फैक्ट भी ज़्यादा, पूरा कानून यहाँ तक और मूल्य भी पूरे यहाँ तक। मूल्य का मतलब हो गया भावनाएं, बार बार मैं कह रहा हूँ भावनाएं, भावनाएं भी रखिए, लेकिन कानून अपना काम करेगा, उससे बच नहीं सकते। याद रखिए, साइमन को निर्णय लेने में साइमन से ज़्यादा कोई नहीं है। बाकी तो एमिटाई एडजियोनी है या स्किल ड्रॉर है, फिर कभी बताऊंगा। एमिटाई एडजियोनी या स्किल ड्रॉर, पिछली वीडियो में मैंने कहा भी था, बटरफ्लाई इफेक्ट, और एक किसी स्टूडेंट ने लिखा भी था उनके बारे में, और कहा भी था कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। फजी लॉजिक वगैरह ये सब डिसीजन मेकिंग के हैं बहुत सारे। ड्रॉर को डिटेल में पढ़िए, पब्लिक पॉलिसी में काम आएंगे ड्रॉर के बारे में। लिंडब्लॉम के बारे में पढ़िए, इंक्रीमेंटल मॉडल पढ़िए, लक्ष्मीकांत फड़िया में तो थोड़ा थोड़ा परिचय दिया, थोड़ा नेट पे पढ़िए, डिटेल पढ़िए। डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिकली समझने के लिए मैं आपको बताता रहूँगा बीच बीच में, जब मेरा मूड आएगा तो मैं बताता रहूँगा ज़रूर। और बीच बीच में मेरी स्पिरिचुअल प्रीचिंग बरकरार रहती है, इसलिए मैं आपको एक अच्छा इंसान बनाना चाहता हूँ। उस स्पिरिचुअल प्रीचिंग के बिना काम नहीं चलता, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। वैल्यू और फैक्ट, मैं फैक्ट भी बताऊँगा, वैल्यू भी बताऊँगा, दोनों चीज़ें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।